नमस्कार, मैं आशित त्यागी युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पहले एक नज़र डालते हैं आज की हेडलाइन। यमुना में पानी हुआ कम, लोनी में हालात सुधरे लेकिन हिंडन में बढ़ने लगा पानी, बाढ़ के हालात। गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी की महिला सभा ने घोषित की जिला कमेटी। और 15 जुलाई को हुई लूट का खुलासा, 4 गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। यमुना में पानी कम होने के बाद लोनी के हालात सुधरने लगे हैं। धीरे धीरे गांव पटरी पर लौट रहे हैं, लेकिन अब हिंडन नदी में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। हिंडन नदी में एकाएक पानी का जलस्तर बढ़ा है। करहेड़ा गांव की गलियों में पानी घुस गया है। साथ ही पुलिस चौकी भी हिंडन के पानी की चपेट में है। यमुना में पानी बढ़ा तो लोनी में बाढ़ आ गई थी। हालांकि अब वहाँ हालात सुधर रहे हैं, लेकिन अब हिंडन नदी में बाढ़ आने का खतरा मंडराने लगा है। इसे लेकर गाजियाबाद का जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। पानी अभी सिटी फॉरेस्ट नदी के किनारे बनी करहेड़ा की खलियों तक पहुँचा है। सिटी फॉरेस्ट के पास बनी पुलिस चौकी में भी पानी घुस गया। पुलिसकर्मी पानी में ही अपना काम कर रहे हैं। यहाँ से सामान निकालने की कवायद भी शुरू की गई है। हिंडन में बढ़ रहे जलस्तर से आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है। एसडीएम सदर विनय कुमार सिंह ने हिंडन नदी के आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि नदी में जलस्तर बढ़ा जरूर है, लेकिन अभी खतरा नहीं है। जिन कॉलोनियों तक पहुंचा है वो नदी के काफ़ी नज़दीक हैं। वहां रहने वालों को सचेत कर दिया गया है। संबंधित विभाग की टीम लगातार स्थिति पर नज़र बनाए हुए है। हिंडन नदी में पानी का जलस्तर बढ़ने से सिटी फॉरेस्ट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। यहाँ सभी प्रकार की गतिविधियाँ बंद हैं। हिंडन नदी के किनारे ही नंदी पार्क भी बना हुआ है, जहां सैकड़ों की तादाद में गौवंश मौजूद हैं। हालांकि नदी का पानी अभी नहीं पहुंचा है, लेकिन खतरा बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। समाजवादी पार्टी की महिला सभा की जिला कमेटी घोषित कर दी गई है। गाजियाबाद में इस नई कमेटी की घोषणा पूर्व एमएलसी जितेंद्र यादव ने की। कमेटी में 1 महासचिव, 6 उपाध्यक्ष और 9 सचिव बनाए गए हैं। लगातार अपनी कमेटियां घोषित कर रहे हैं। इसी क्रम में पूर्व एमएलसी जितेंद्र यादव ने समाजवादी महिला सभा की जिला कार्यकारिणी घोषित की। जितेंद्र यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी संगठन को लगातार मजबूत कर रही है। उन्होंने कहा कि नवगठित कार्यकारिणी में पार्टी के प्रति समर्पित और कर्मठ महिलाओं को शामिल किया गया है। आने वाला लोकसभा चुनाव पार्टी मजबूती से लड़ेगी। समाजवादी पार्टी कार्यालय हमारे साथ जिले के अध्यक्ष। इस दौरान समाजवादी महिला सभा की महानगर अध्यक्ष ऋतु खन्ना ने कहा कि वो भी जल्द ही अपनी कमेटी घोषित कर देंगी। उन्होंने अपनी कार्यकारिणी प्रदेश के पास भेज रखी है। जैसे ही प्रदेश से अनुमति मिलेगी, तत्काल उसकी घोषणा कर दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद में एक बार फिर धर्मांतरण का मामला सामने आया है। दिल्ली की एक लड़की ने पुलिस को शिकायत दी है कि उसकी फेसबुक पर गाजियाबाद के एक लड़के से जान पहचान हुई, जिसने खुद को हिंदू बताया। दोस्ती प्रेम में बदल गई और फिर शारीरिक संबंध भी बन गए। जब शादी की बात आई तो पता चला लड़का मुस्लिम है। लड़की का आरोप है कि जानकारी सामने आने के बाद लड़के ने उस पर धर्म बदलने का दबाव बनाया। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, कार्रवाई की जा रही है। कल दिनांक 20 जुलाई 2023 थाना विजयनगर में देर रात एक तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें एक महिला द्वारा बताया गया कि उसकी जान पहचान फेसबुक पे एक लड़के से हुई, जिसने खुद को पहले हिंदू बताया और हिंदू बताते हुए उसे दोस्ती बना के उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिए। बाद में उसे पता चला कि वो मुस्लिम है और शादी का झांसा देकर उसने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और बाद में उसने उसका धर्मांतरण करने का प्रयास किया। पुलिस ने जैसे ही तहरीर प्राप्त हुई एफआईआर पंजीकृत किया और टीमों का गठन करके अभियुक्त को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। 15 जुलाई को इंदिरापुरम क्षेत्र में एक्सप्रेस गार्डन मार्केट में हथियार दिखाकर एक दुकान में लूट कर ली गई थी। पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर दिया है। लूट करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। इनके कब्जे से 1 लाख से अधिक की रकम बरामद की गई है। जांच पड़ताल की और घटना का अनावरण करते हुए 4 लोगों का नाम प्रकाश में आया है। इसमें से पहला व्यक्ति है विपुल चौधरी, जो मोदी नगर के रहने वाला है।
इसमें मास्टर ऑफ फिज़िकल एजुकेशन MBA इन सब की पढ़ाई कर रखी है। दूसरा व्यक्ति है सुमित सिरोही, इसने ग्रेजुएशन कर रखा है, ये भी मोदी नगर का रहने वाला है। तीसरा व्यक्ति है मुकुल सिद्धू, ये ओरिजिनली अमरोहा का रहने वाला है और इसने PG कर रखा है डेटा साइंसेस में। चौथा व्यक्ति जो इनका ड्राइवर था वो राहुल शर्मा है, इसने 8वीं तक की पढ़ाई कर रखी है। समरकूल ग्रुप द्वारा गाजियाबाद के हिंदी भवन में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा का आज तीसरा दिन था। यहाँ केंद्रीय मंत्री VK सिंह की पत्नी भारती सिंह, विधायक अतुल गर्ग, युग करवट के एडिटर इन चीफ सलामत मियाँ मुख्य रूप से पहुंचे। मणिपुर की घटना सामने आने के बाद पूरा देश गुस्से में है। महिला संगठन खासकर अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। गाजियाबाद भी इससे अछूता नहीं है। यहाँ गीतांजलि वेलफेयर समिति ने इस घटना के विरोध में प्रदर्शन किया। मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने के विरोध में गीतांजलि वेलफेयर एजुकेशन समिति ने गाजियाबाद में जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। समिति की सचिव वंदना चौधरी ने कहा कि कोई भी क्षेत्र महिलाओं की उपलब्धियों से अछूता नहीं है। राजनीतिक पार्टियां महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, महिला सम्मान के नाम पर सत्ता में आती हैं, लेकिन महिलाओं के प्रति अपराध दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। मणिपुर की घटना से महिला वर्ग में भय का माहौल है। समिति ने इस मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है ताकि इस तरह की घटना दोबारा न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ने आज जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। इनकी प्रमुख मांग स्वामित्व वाली घरौणी योजना को लेकर थी। यूनियन का कहना है कि लखनऊ में होने वाली महापंचायत में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जाएगा। जय जवान, जय किसान, जय जवान। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ने स्वामित्व योजना के तहत बनाई जाने वाली घरौणी को वैधानिक तरीके से कराने की मांग को लेकर DM के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। किसानों ने कहा कि घरौणी को वैधानिक रूप दिया जाए ताकि कुछ मकान गांव में इस तरह से भी हैं जो रजिस्ट्री न कराकर मौखिक रूप से खरीदे गए हैं। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय किसान यूनियन घरौणी की जमीन पर मकान पर नाम के 2 अलग अलग कॉलम होने चाहिए। किसानों ने कहा कि 9 अगस्त को किसानों की समस्याओं को लेकर लखनऊ में महापंचायत होने जा रही है, उसमें भी समस्या को उठाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। ये था आज का बुलेटिन। अब खबरों का पोस्टमार्टम। यदि आप युवा हैं और सरकारी नौकरी उत्तर प्रदेश में चाहते हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण खबर है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नई नौकरी देने के मामले में एक नियम बनाया है। अब यूपी में सरकारी नौकरी पाने वाले युवाओं को सरकार की 2 शर्तों को अनिवार्य रूप से पूरा करना पड़ेगा। उन्हें अपनी संपत्ति के साथ साथ दहेज संबंधी एक शपथ पत्र भी देना होगा। नई नौकरी पाने वाले, जो सरकारी नौकरी पाने वाले जो युवा हैं, उनको अपनी संपत्ति की घोषणा करनी पड़ेगी। उनको ये भी शपथ पत्र देना होगा कि वो किसी भी कीमत पर शादी में दहेज नहीं लेंगे। ऐसे कई और दस्तावेज हैं जो शपथ पत्र के रूप में उन्हें 1 महीने के अंदर जमा कराने होंगे। राज्य और प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले युवाओं को नौकरी से पहले ऐसे शपथ पत्र और प्रमाण पत्र देने पड़ेंगे। सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति से पहले कर्जदार और डिफॉल्टर न होने का घोषणा पत्र भी देना पड़ेगा। 1 से अधिक पति या पत्नी होने की घोषणा करनी पड़ेगी। दहेज न लेने का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। अपनी चल अचल संपत्ति का पूरा ब्यौरा देना होगा जिसके वो सदस्य हैं। सरकार द्वारा ऐसा करने का जो कारण है, जो इसकी मंशा है, वो ये है कि नौकरी देने से पहले विवाह जो व्यक्ति है, जो नौकरी चाहता अभ्यर्थी जो है, उसकी वैवाहिक स्थिति, उसकी पारिवारिक स्थिति, दहेज के प्रति उसकी सोच का सामने आना ज़रूरी है। हरियाणा सरकार ने अपनी कुंवारी पेंशन, जो कुंवारे लोगों को वहाँ पर पेंशन मिलती है, उसको लेकर दिशा निर्देश नए सिरे से जारी किए हैं।
अब कुंवारों को जो पेंशन दी जाती है उसका पात्र कौन होगा, इस पर कई नियम लगा दिए गए हैं और कुछ शर्तें जोड़ दी गई हैं। खट्टर सरकार ने 1 जुलाई से कुंवारे लोगों के लिए 2750 रुपये प्रति महीना पेंशन देने की योजना शुरू की है। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है और कुछ नियम और शर्तें इसमें जोड़ी गई हैं। जो नियम और शर्तें हैं उन्हें सुन लीजिए। अगर किसी की शादी नहीं हुई है और वो लिव इन में रहता है तो उसको हरियाणा सरकार पेंशन नहीं देगी। तलाकशुदा है तो भी पेंशन का पात्र नहीं होगा। अन्य पेंशन पाने वाला व्यक्ति भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकेगा। यदि कोई कुंवारा है और बाद में उसकी शादी हो जाती है तो सरकार को सूचित करना पड़ेगा, वरना सरकार एक्शन लेगी। पेंशन के लिए वही पात्र होंगे जो अविवाहित हों। पेंशन पाना है तो शादी ना होना ही हरियाणा सरकार की पहली शर्त है। जो लाभार्थी सामाजिक न्याय और अधिकारिता निदेशालय को सूचित किए बिना शादी करेंगे उन्हें सरकार दंडित भी करेगी। ऐसे लोगों से पेंशन की पूरी धनराशि वसूल की जाएगी और 12% ब्याज वसूलने का नियम भी बनाया गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग परिवार पहचान पत्र के आधार पर पेंशन पहचान पत्र भी तैयार करेगा। लाभार्थी की आयु 45 से 60 वर्ष के बीच रखी गई है। 45 से नीचे के किसी भी व्यक्ति को कुंवारा पेंशन योजना हरियाणा में नहीं मिलेगी। कुछ जो और इसकी महत्वपूर्ण बातें वह आपको बता देता हूं कि अगर हरियाणा में रहने वाले किसी कुंवारे व्यक्ति को, अविवाहित व्यक्ति को पेंशन योजना चाहिए तो उसकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से कम होनी चाहिए। लाभार्थी को अपने परिवार पहचान पत्र हर माह की 10 तारीख को जमा कराना पड़ेगा। एक पेंशन आईडी बनाई जाएगी। पेंशन राशि जारी करने से पहले लाभार्थी की सहमति ली जाएगी। पेंशन हर महीने की 7 तारीख को मिलेगी। इस पेंशन का लाभ उस विधुर को भी दिया जाएगा जिसकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम है। लाभार्थी की आयु 60 वर्ष हो जाने के बाद उसको वृद्धावस्था योजना में बदल दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि हरियाणा में 70,000 से ज़्यादा अविवाहित लोग हैं। इनमें 5,687 विधुर हैं जो नई पेंशन योजना के लिए पात्र हैं। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि यह योजना विधवाओं के लिए उपलब्ध नहीं होगी क्योंकि राज्य सरकार पहले से ही विधवा पेंशन योजना चला रही है। हरियाणा में कुंवारों को पेंशन देने का काम क्यों किया जा रहा है, ये सवाल उठ रहा है। इसका जवाब यह है कि इससे जुड़ा एक किस्सा जो है सरकार बताती है। एक 60 वर्षीय अविवाहित व्यक्ति ने सरकार से शिकायत की थी कि उसे पेंशन नहीं मिल रही है। माना जा रहा है कि खट्टर सरकार ने तभी 45 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक के जो कुंवारे लोग हैं, अविवाहित लोग हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, उनको ये पेंशन देने का फैसला किया है। तो यूपी और हरियाणा में रहने वाले युवाओं के लिए ये नई योजना है। इस पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। बात राम मंदिर की कर लेते हैं। राम नगरी अयोध्या के धार्मिक पर्यटन स्थलों के कायाकल्प की तैयारी है। मतलब राम मंदिर तो भव्य बन ही रहा है, उससे जुड़े हुए उसके आसपास के कई और ऐसे इलाके हैं, ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसी जगह हैं जिनको सरकार नया रूप देगी, नए तरीके से विकसित करेगी। सरकार ने ऐसे 37 स्थानों का चयन किया है जहां पर्यटन की सुविधा के लिए 34 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। अयोध्या और उसके आसपास के पौराणिक ऐतिहासिक कुंड, मठ, मंदिर, आश्रम, पर्यटन स्थलों का इस योजना में विकास और निर्माण किया जाएगा। 37 जो धार्मिक पर्यटन स्थल हैं उनमें फसाड ट्रीटमेंट, पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं के विकास, निर्माण कार्य के लिए 67.80 करोड़ रुपए की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति के साथ साथ ही 34.55 करोड़ की पहली किस्त मिल गई है। इसके जरिए बिल्डिंग और आर्ट संरक्षण का कार्य, पेंटिंग, लाइटिंग, एरेस्ट्रो, फसाड लिमिनेशन, विजिटर एमिनिटीज टॉयलेट, क्लार्क रूम, ड्राइविंग वाटर एंड शू रैक, स्ट्रीट फर्नीचर, स्ट्रीट लाइट्स, बेंच, डस्टबिन, रेलिंग, फुटपाथ, सीसीटीवी आदि के काम कराए जाएंगे। जो इस योजना में जिन 37 स्थानों को जगह मिली है, जिनका चयन किया गया है, वो जानकी घाट है, बड़ा स्थान, दशरथ भवन मंदिर, लक्ष्मण किला, मंगल भवन, अक्षरी मंदिर, राम कचहरी, ब्रह्मकुंड गुरुद्वारा, ऋषभ स्थान, पनास मंदिर, सियाराम किला, दिगंबर अखाड़ा, तुलसी चौराहा, कौशल्या घाट मंदिर, भरत महल मंदिर, हनुमान मंदिर, कालेराम मंदिर, नेपाली मंदिर,
चित्रगुप्त मंदिर, विश्वकर्मा मंदिर, छोटी देवकाली मंदिर, मयूर मंदिर, रामगुलेला मंदिर, करतलिया बाबा मंदिर, तिवारी मंदिर, वेद मंदिर, सिंघम मंदिर, गारापुर मंदिर, मणिराम दास छावनी मंदिर, बरेली मंदिर, रंग महल मंदिर, शीशराज महल मंदिर, मोतिहारी मंदिर, महादेव मंदिर, राम पुस्तकालय मंदिर, विद्या मंदिर, देवकुली कुंड मंदिर, सरोवर मंदिर और धनाश्य कुंड इसमें शामिल किए गए हैं। हम सभी जानते हैं कि 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है और लोकसभा चुनाव की तैयारी सभी दल कर रहे हैं। सत्तादल भाजपा अपने एनडीए में 38 सदस्यों को लेकर सामने है, तो उसका सामना करने के लिए, उसको टक्कर देने के लिए विपक्ष ने इंडिया नाम से गठबंधन किया है जिसमें 26 सदस्य हैं। अब जो महत्वपूर्ण खबर है वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर है। दरअसल ये तो हम सभी जानते हैं कि लोकसभा का जो चुनाव होगा वो यूपी में बहुत दिलचस्प होगा। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से अधिक सीटें हासिल करने का लक्ष्य बनाकर काम कर रही है, तो विपक्ष की अपनी तैयारी है। मोदी सरकार के खिलाफ जुट रहे सभी दलों का संयोजन कर रहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यूपी से चुनाव लड़ सकते हैं। जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश संयोजक सत्येंद्र पाटिल के मुताबिक पार्टी की प्रदेश इकाई ने नीतीश कुमार से यूपी से लोकसभा चुनाव लड़ने की अपील की है। उन्होंने बताया है कि उनके चुनाव लड़ने के लिए अंबेडकर नगर और फूलपुर सीट के साथ साथ कुछ अन्य सीटों के नाम भी सुझाए गए हैं। गठबंधन में अगर कुछ सीटें जनता दल यू को मिली तो पार्टी चुनाव लड़ेगी। इसी के मद्देनजर प्रदेश में पार्टी के संगठन को मजबूत करने का काम शुरू कर दिया गया है। जिले से लेकर बूथ तक के संगठन का पुनर्गठन किया जा रहा है। जल्द ही प्रदेश के पदाधिकारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार से मिलकर चुनाव की तैयारी की जानकारी देंगे, साथ ही उनसे यूपी से चुनाव लड़ने की गुजारिश भी करेंगे। संभावना ये जताई जा रही है कि यूपी में बीजेपी के खिलाफ सपा, कांग्रेस, लोकदल के अलावा कुछ और पार्टियां भी गठबंधन में शामिल हो सकती हैं। हालांकि बसपा ने साफ कर दिया है कि वो न तो बीजेपी के गठबंधन के साथ है और न विपक्ष के गठबंधन के साथ। तो ये आज का खबरों का पोस्टमार्टम। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी मुझको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप जानते हैं। इसके साथ ही सुझाव भी आप मुझे दे सकते हैं। गाजियाबाद और उसके आसपास की खबरों को देखने के लिए देखिए युग करवट यूट्यूब चैनल, और विस्तृत रूप से जानकारी आप चाहते हैं तो पढ़िए युग करवट समाचार पत्र। युग करवट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। नमस्कार।